So now we will discuss about the pathophysiology of deviated nasal septum. So first, due to factors, etiological factors कहने का मतलब कि वैसा कारक जो कि कॉज कर रहा हो डिजीज को। अब यहाँ पे कौन सा डिजीज कॉज करेगा, तो डेविएटेड नेजल सिप्टम्स। तो डेविएटेड नेजल सिप्टम्स को कॉज करने वाली कारक को हम etiological फैक्टर्स बोलेंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं, तो इंजरी, ट्रॉमा, मास और पॉलिप्स इन द नोज। इंजरी, किसी प्रकार का इंजरी हो, या फिर एनी टाइप्स ऑफ ट्रॉमा, मासेस, या फिर पॉलिप्स। पॉलिप्स मीन्स a types of moles that can present in the inner surface of nose या फिर cartilaginous point, so that will lead to the submucosal blood vessels are damaged. etiological factors के कारण मतलब इंजरी, ट्रॉमा या मासेस, पॉलिप्स के कारण सबम्यूकोशल ब्लड वेसल जो है वो डैमेज होगा। सबम्यूकोशल ब्लड वेसल कहने का मतलब कि जो नोज के अंदर ब्लड वेसल्स म्यूकोशा लेयर में प्रेजेंट है वो डैमेज होगा। जब डैमेज होगा तो वो कॉज करेगा इफ म्यूकोशा रिमेन इंटैक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ हीमोटोमा। जब ब्लड वेसल सब म्यूकोसा के अंदर डैमेज होगा तो जो म्यूकोसा है वो रिमेन इंटैक्ट, मतलब म्यूकोसा का जो लेयर है, म्यूकोसा एक प्रकार का लेयर होता है जो नोज के अंदर प्रेजेंट है और बहुत सारे बॉडी में भी के ऑर्गन या सरफेस पे भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम नोज की बात कर रहे हैं। तो जो म्यूकोसा लेयर है वो नोज में प्रेजेंट है, तो जो लेयर प्रेजेंट है वो इंटैक्ट। इंटैक्ट कहने का मतलब ब्रेक डाउन, मतलब लेयर का टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। जब लेयर टूटेगा तो ब्लड वेसल ऑलरेडी डैमेज है तो ब्लड तो है वो बाहर निकलेगा। तो जब फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमा, जब ब्लड वेसल से बाहर आएगा तो ये वो हीमाटोमा का फॉर्मेशन कर लेगा। हीमाटोमा कहने का मतलब कि अकुमुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का जम जाना। ये हीमाटोमा कहने का मतलब अकुमुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जम जाना। जब म्यूकोसा जो है हमारा इंटैक्ट होगा, ब्लड वेसल से बाहर आएगा तो वो फॉर्मेशन करेगा हीमाटोमा को। दैट विल लीड टू, इफ ट्रॉमा इज सीवियर इनफ टू फ्रैक्चर द सेप्टल कार्टिलेज। ट्रॉमा जो है सीवियर हो जाएगा, इंजरी हो या फिर कोई ट्रॉमा हो जो सीवियर हो गया तो कार्टिलेज को भी फ्रैक्चर कर सकता है। कार्टिलेज को फ्रैक्चर करने के लिए इनफ है, मतलब कह सकते हैं तो वो ससेप्टेबल है कि कार्टिलेज को फ्रैक्चर कर सके, उसके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि वो कार्टिलेज को फ्रैक्चर कर सकता है। जब कार्टिलेज फ्रैक्चर हो जाएगा तो जब ब्लड विल, जब कार्टिलेज फ्रैक्चर हुआ तो लीड करेगा द ब्लड विल सीप टू द अपोजिट साइड कॉजिंग बायलेटरल सेप्टल हेमाटोमा। मतलब जब सेप्टल कार्टिलेज डैमेज हो गया तो कार्टिलेज जो है हमारा बीच में प्रेजेंट है, सेप्टल कार्टिलेज बीच में प्रेजेंट है, तो दोनों नोस्ट्रिल्स को अलग अलग सेपरेट करने का काम कर रहा है। तो अगर सेप्टल कार्टिलेज जब बीच से डैमेज हो जाएगा तो जो ब्लड वेसल, अगर लेफ्ट साइड का म्यूकोजा हमारा डैमेज हुआ है, लेफ्ट साइड में हमारा हीमाटोमा का फॉर्मेशन हुआ है, तो जब कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो जाएगा तब वो इधर से जो ब्लड निकल रहा था वो अपोजिट साइड मतलब राइट साइड में भी शिफ्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेप्टल कार्टिलेज जब बीच से डैमेज है तो वो पासिंग रास्ता जो होता है, वो पाथ अगर है वो क्लीन हो जाएगा। कार्टिलेज डैमेज हो गया तो वहां के थ्रू ब्लड जो है अपोजिट साइड भी शिफ्ट हो जाएगा। जब अपोजिट साइड ब्लड शिफ्ट होगा तो उसको बायलेटरल सेप्टल हेमाटोमा भी बोलेंगे हम। जब बायलेटरल सेप्टल हेमाटोमा कॉज कर लेगा तो दैट विल लीड टू डेविएटेड नेजल सिप्टम्स। फिर हीमाटोमा का जब फॉर्मेशन हो गया तो हम पढ़े थे जैसे कि टाइप्स में कि जब हीमाटोमा का फॉर्मेशन होता है तो सेप्टल थिकनिंग हो जाएगा हमारा सेप्टम का, तो डेविएटेड नेजल सिप्टम्स कॉज करेगा। सो नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट। जब ये कॉज हुआ है डेविएटेड नेजल सेप्टम्स तो इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट डील करने से पहले हम थोड़ा सा मेडिकल मैनेजमेंट को डील कर लेते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे। कोई भी डिसऑर्डर जब होता है तो उसको पहले हम दवाई से ठीक करने का काम करते हैं। अगर मेडिसिन वर्क करता है, मेडिसिन इफेक्टिव है उसके लिए तो मेडिसिन से हो जाएगा ठीक। अगर मेडिसिन इफेक्टिव नहीं हुआ उस डिसऑर्डर के लिए तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें फर्स्टली हम थोड़ा सा मेडिकल मैनेजमेंट के को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम देंगे, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में हम पेनिसिलिन दे सकते हैं या फिर अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, पिप्जो दे सकते हैं, पिप्जो 20 ml हम दे सकते हैं। हाँ, या फिर अगर पेन है तो पेन के लिए एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं, अपवर्ड्स यूज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक में हम आइबुप्रोफेन दवा दे सकते हैं।
या फिर वायरल इन्फेक्शन भी अगर है तो वायरल के लिए भी देंगे, लेकिन मेनली यहाँ एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक को हम प्रिस्क्राइब करेंगे। अब जब इन्फेक्शन होगा तो फीवर रहेगा, तो फीवर के लिए भी एंटीपायरेटिक ड्रग हम दे सकते हैं। एंटीबायोटिक का काम होता है कि इन्फेक्शन से बचाएगा, मतलब बैक्टीरिया वायरस का कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने में काम आता है। एनाल्जेसिक का होता है कि पेन किलर होता है एनाल्जेसिक, ये पेन कम करने का काम करता है, पेन और डिस्कम्फर्ट को रिमूव करता है। उसके बाद अगर स्वेलिंग हुआ है, जैसे कि थिकनिंग वाले जो था उसमें, अगर थिकनिंग वाले जो फिफ्थ हम पढ़ा, फिफ्थ वाले टाइप्स का जो बात किए थे उसमें हो रहा था क्या कि सेप्टल जो है थिकनिंग हो जा रहा था, मतलब स्वेलिंग हो जा रहा था उसमें। तो जब स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को कम करने के लिए हम NSAID का यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से स्वेलिंग कम होगा। देन हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ मूव करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर दवा से ट्रीट नहीं हुआ, अगर डेविएटेड नेजल सेप्टम थोड़ा सा ज्यादा सीवियर है तो इसके लिए हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है हमारा सब म्यूकोसा या फिर सब म्यूकस रिसेक्शन। कहने का मतलब जनरली डन इन अडल्ट अंडर लोकल एनेस्थेसिया। सब म्यूकोसल या फिर सब म्यूकस रिसेक्शन करेंगे। रिसेक्शन मतलब उसको सीधा करने का काम करेंगे या फिर वहां से काट के रिमूव करने का काम करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच रिमूवल ऑफ deflation part of the bony and cartilaginous septums and then repositioning the flaps। इसका कहने का ये मतलब है कि ये सर्जिकल प्रोसीजर है, मतलब सब म्यूकस रिसेक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर है, क्योंकि सर्जिकल मैनेजमेंट में हम डील कर रहे हैं तो सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ कोर्स सर्जिकल ही होगा। इन बीच रिमूवल ऑफ द डिफ्लेशन पार्ट ऑफ द बॉनी, मतलब बॉनी का जो डिप्लेटेड पार्ट है, मतलब उभारा हुआ पार्ट है, या फिर कार्टिलेजिनियस सेप्टम्स का जो उभार वाला पार्ट है उसको हम रिमूव करेंगे और रिपोजिशन कर देंगे फ्लैप्स को। जो फ्लैप्स है हमारा उसको रिपोजिशन करने का काम करेंगे, फिर से उसको रिपोजिशन पे कर देंगे। सेकंड है हमारा सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी मीन्स इट इज द सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द डेविएशन एंड crookedness in the nasal cartilage and bone is corrected so the air flow through the nose improve and breathing become easier। It means it is also a surgical procedure in which deviation and crooked in the nasal cartilage, मतलब जो डेविएशन हुआ है या फिर क्रूकेड मतलब जो ब्रेक हुआ है, क्रैकल हुआ है, मतलब जब कार्टिलेज जो है सेप्टम जो है हमारा वो कार्टिलेज का बना हुआ है, सेप्टम अगर डेविएट होता है तो वो सी शेप या फिर एस शेप का आकार ले रहा था, तो जब वो टर्न होगा तो उसमें क्रूकेन मतलब ब्रेक भी होगा, क्रैकल भी होगा, क्रैकलिंग भी आएगी और डेविएशन भी होगा नेजल कार्टिलेज में या फिर बोन, जिसको करेक्ट करेंगे हम काट करके उसको करेक्ट करने का काम करते हैं। सो द एयर फ्लो थ्रू द नोज इम्प्रूव, जिसके वजह से जो नोज के थ्रू एयर फ्लो मतलब एयर जो जा रहा था हमारा लंग्स में, और ब्रीथिंग जो हम करते हैं वो नोज के थ्रू, आपको सबको पता है कि जो ब्रीदिंग करने का काम हम करते हैं वो नोज के थ्रू ही करते हैं। तो जो कार्टिलेज है उसको हम करेक्ट करेंगे, इसलिए ताकि नोज के थ्रू जो एयर है वो इम्प्रूव हो जाए और ब्रीदिंग जो है इजियर हो जाए, मतलब अच्छे से ब्रीदिंग पास हो, एयर सर्कुलेशन अच्छे से जाए। फिगर में देखिए कार्टिलेज रिमूव्ड और सेप्टल रीसेप। सेप्टल रीसेप कहने का मतलब जो ये पहला था हमारा सब म्यूकोस या फिर सब म्यूकोस रिसेक्शन, इसमें क्या हम कर रहे थे कि डिप्लेशन पार्ट को रिमूव करके हम रिपोजिशन कर रहे थे फ्लैप्स को। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा कार्टिलेज रिमूव्ड, मतलब यहाँ पे जो सेप्टम में कार्टिलेज है जो डिफ्लेटेड है एक्स्ट्रा, उसको रिमूव करके हम उसको रीसेप में ला देंगे। सब म्यूकोस रिसेक्शन और सेप्टोप्लास्टी में क्या किया, यहाँ पे जो अगर ये एस शेप में हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्टिलेज ब्रेक किया और एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया, यहाँ पे उसको रिमूव किया, कार्टिलेज को हम रिमूव करके। सेकंड इधर राइट साइड फिगर में शो हो रहा है कि सेप्टम को फिर से रिप्लेस कर दिए, रीसेप में ला दिए। देन डिफरेंस है दोनों के बीच में सेप्टोप्लास्टी और सब म्यूकोस रिसेक्शन में। रिसेक्शन में हो रहा था क्या कि काट के बाहर कर रहे थे, और सेप्टोप्लास्टी में क्या हो रहा था कि उसको रीसेप मतलब नॉर्मल अलाइनमेंट में उसको फिर से ला रहे थे सीधा करके। देन ये दोनों के बीच में डिफरेंस है थोड़ा सा। रेडिकल सर्जरी हम कर सकते हैं किसमें, तो सब म्यूकोसल रिसेक्शन में हम रेडिकल सर्जरी परफॉर्म करते हैं, सेप्टोप्लास्टी में हम कंजर्वेटिव सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। देन है नॉट डन इन चिल्ड्रन। सब म्यूकोसल रिसेक्शन जो है चिल्ड्रन में हम नहीं करते हैं, चिल्ड्रन में हम सेप्टोप्लास्टी डन करते हैं।
किलेंस इंसिजन का यूज किया जाता है, मतलब कट जो लगाया जाता है वो किलेंस इंसिजन के नाम से जाना जाता है सब म्यूकोसल रिसेक्शन में। सेप्टोप्लास्टी में जो कट लगता है उसको फ्रीजल्स इंसिजर बोलते हैं। देन ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, परफोरेशन चांस हायर, मतलब सब म्यूकोसल रिसेक्शन में परफोरेशन का मतलब छिद्र होने का चांसेस एक्स्ट्रा रहता है, परफोरेट होने का मतलब परफोरेट कोई भी चीज वहां से निकलकर दूसरी जगह परफोरेट हो जाना। सेप्टोप्लास्टी में परफोरेशन रेयर था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कट होने का, कट नहीं कर रहे थे हम, उसको रिपोजिशन करने का काम कर रहे थे कार्टिलेज को। सब म्यूकोसल रिसेक्शन को रिवीजन सर्जरी डिफिकल्ट है, मतलब अगर फिर से अगर आगे चल के बाई चांस फिर से हुआ है तो इसमें दोबारा सर्जरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज को रिमूव करते हैं हम काट के, तो बार बार उस पोजीशन पे हम काट करके इंसिजन नहीं लगा सकते हैं। और सेप्टोप्लास्टी में होता है क्या कि रिवीजन सर्जरी इजियर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधा सिर्फ हम रिपोजिशन करने का काम कर रहे थे कार्टिलेज को। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग में हमारा सबसे मेन मैनेजमेंट जो होता है नर्सिंग ही होता है। तो इसमें ना फर्स्टली मॉनिटर करना है वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट को, देन मेंटेन करना है। वाइटल साइन में क्या मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, बीपी, SpO2। देन है मेंटेन प्रॉपर पोजीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करना। पोजीशन में हमें सेमी फॉलर्स पोजीशन देना है। सेमी फॉलर्स पोजीशन कहने का मतलब 30 to 45 डिग्री पे तक देना है। दे रिमूव ऑल नेजल पैक्स आफ्टर 48 आवर्स, सर्जरी करने के बाद जो नेजल पैक्स लगते हैं सर्जरी के टाइम पे उसको रिमूव करना है हमें 48 आवर्स के बाद। आफ्टर रिमूविंग नेजल पैक्स यूज डिकंजेस्टेंट, डिकंजेस्टेंट मेडिसिन जो होता है, डिकंजेस्टेंट एक होता है दवा जिसका यूज किया जाता है डिकंजेशन के लिए, उसको हम यूज करेंगे। अप्लाई ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड ऑइंटमेंट होगा लाइक भेसलिन या फिर लिक्विड पैराफिन, पैराफिन गॉज आता है इन द नोज टू लूजन द क्रस्ट, क्रस्ट को लूज करने के लिए हम यूज करेंगे ऑइंटमेंट का। देन एडवाइज टू प्रिवेंट द नोज फ्रॉम इंजरी फॉर 3 वीक आफ्टर सर्जरी, पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे या फिर उसके फैमिली मेंबर को हम ये एडवाइस देंगे, एजुकेशन देंगे कि नोज को बचाकर रखना है, इंजरी से प्रिवेंट करना कम से कम 3 वीक मतलब 21 डेज तक। एडवाइस टू टेक रेस्ट एटलीस्ट 1 वीक, पेशेंट को एडवाइस करना है कि रेस्ट करना है, रेस्ट लेना है कम एटलीस्ट 1 वीक तक। देन फॉर्सिबल नेजल ब्लॉबिंग मस्ट बी अवॉइडेड, नेजल ब्लॉबिंग कहने का मतलब कि जो नाक को हम उंगली डाल के साफ करते हैं या फिर नाक के अंदर कोई भी पार्ट लाइक नेजल ब्लॉबिंग एक आता है जिससे नाक साफ किया जाता है या फिर फिंगर का इस्तेमाल करके, तो ये सब चीज को अवॉइड करना है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक फॉर 5 to 8 डेज एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैं पहले भी मेडिकल मैनेजमेंट में बताई थी कि इसमें मेनली एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक दवा का यूज किया जाता है। अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक यूज करते हैं, तो 5 to 8 डेज तक इसको यूज करना है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार। देन इस यहाँ पे सर्जरी हुआ है तो इस सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, या फिर अगर सर्जरी नहीं भी करवा रहे हैं, सर्जरी के विदाउट ठीक हुआ है नेजल सेप्टम, तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो बिफोर सर्जरी के पहले कॉम्प्लिकेशन होगा रिकरेंट साइनसाइटिस, क्योंकि नोज का कंडीशन है तो नोज का एक नॉर्म कॉमन कंडीशन है जिसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। देन माउथ ब्रीदिंग, मतलब जब नोज में डिफॉर्मिटी है, नोज के अंदर इंजरी है, तो वो ब्रीदिंग कहाँ से करेगा, वो पर्सन माउथ से, तो माउथ से ब्रीदिंग करेगा। देन अस्थमा हो सकता है, अस्थमा बोले तो अस्थमा में बीजिंग साउंड होता है, चेस्ट टाइटनेस हो जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहता है। एस्पिरेशन, मतलब जो नोज में अगर हिमाटोमा ब्लड जो है वो फ्लो कर करके हिमाटोमा का फॉर्मेशन होता है, ब्लड वेसल रप्चर हो जाता है, ब्लड का अकुमुलेशन हो जाता है। जब ब्लड वेसल रप्चर हुआ उस टाइम पे एस्पिरेशन का भी चांसेस रहता है। टॉपिक राइनाइटिस, राइनाइटिस भी यहाँ पे हो सकता है जिसको कफन कोल्ड बोलते हैं। आफ्टर सेप्टोप्लास्टी, सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो नेजल सेप्टम परफोरेशन, नेजल सेप्टम परफोरेशन सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। देन है सेप्टल हेमाटोमा, सेप्टल एब्सिस, सेप्टल हेमाटोमा कॉमन कॉज भी था नेजल सेप्टम्स का, तो सेप्टम एब्सिस भी हो सकता है। एब्सिस बोले तो पस का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे। सेडल नोज ड्यू टू ओवर रिसेक्शन ऑफ द डोर्सल बाल ऑफ द सेप्टल कार्टिलेज, सेडल नोड कहने का मतलब नोज देखने में थोड़ा सा चिपटा चिपटा सा, मतलब फ्लैट के जैसा लगेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे रिसेक्शन होगा डोर्सल बाल का, जो सेप्टल कार्टिलेज है उसको रिसेक्शन काट के करेंगे, इस वजह से सैडल नोज देखने को मिलेगा।
ड्रॉपेड नेजल टिप ड्यू टू रिसेक्शन ऑफ द कार्टिलेज, ड्रॉप हो जाए नेजल का जो ये टिप है, जो नेजल का सबसे ऊपर वाला टिप पोर्शन जो है वो कार्टिलेज का वो ड्रॉप्ड हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ थोड़ा सा गिरा हुआ लूज के जैसा नीचे की तरफ सा थोड़ा सा ड्रॉप दिखेगा एंटेरियर मार्जिन से, रिसेक्शन के वजह से, कार्टिलेज का रिसेक्शन के वजह से। देन थैंक यू so much for watching this video. If you like this video, then share and subscribe the channel, and also do support for women empowerment. Thank you.